चलो, क्या हाल है आप सभी के? आई होप कि आप सभी अच्छे होकर बढ़िया से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए, हमने 2024 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए अग्रवाल का जो अनसोल्वेड है एनसीईआरटी पर आधारित है उसके सेट्स को करा रहा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है, ठीक है, अगर आपका टारगेट 90 या 95 प्लस है तो आपको 2023 और 2022 के सेट्स को करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 101% आपके नंबर्स आएंगे, जो कि आपने अभी टारगेट बनाकर रखा हुआ है 95 प्लस, वो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में, आपको सजेस्ट यही करूँगा। मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अनसोल्वेड पेपर्स को कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने 2023 के इसके जो विज्ञान के सेट्स को करा दिया है कक्षा 10 के, और अब हम 2022 के सेट्स को कर रहे हैं। हमने 2022 का जो सेट 1 एंड सेट 2 है उसको बता दिया है पहले ही। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आपको सेट 3BL, 2022 का जो सेट 3BL है उसको बताने वाले हैं। ठीक है, ये BK वगैरह कर चुका हूँ, और 2022 सेट 3BL विषय विज्ञान। ठीक है, देखिए इसके जो 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी बताऊंगा, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, आपको जो है क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, अवतल दर्पण बनाओ एक। ऐसे ही आपको याद नहीं करना है, ठीक है, याद बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट इतना समझना है आपको। ठीक है, देखो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में बाहर की ओर कलई की जाएगी। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, और यहाँ पर केंद्र होता है। बताया गया है कि फोकस पर रखी वस्तु, तो यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दी, मानता हूँ ये A और B वस्तु है। ठीक है, ये AB वस्तु है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर समांतर डालोगे। किसके समांतर डालोगे? इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे। तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चली जाएगी। ये आप जानते हो कि भैया समांतर डालते हैं तो फोकस से होकर के चली जाती है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, केंद्र से डालोगे। कहाँ से? केंद्र से। इस केंद्र से आपको पता है जब केंद्र से किसी किरण को डालते हैं तो जिस मार्ग से गई वो उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि आप इधर देखेंगे तो इधर कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो आगे चलकर ये कहीं पर बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर होगा, यानी कि अनंत होगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा बनेगा अनंत पर। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन C है वो सही होगा। समझते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव याद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी समझेंगे। जो समझने वाले होंगे उन्हें समझेंगे, जो याद करने वाले होंगे उन्हें याद भी किया जाएगा। देखिए, जो दूसरा है वो कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा भैया, एक तार है, ठीक है, एक तार है, ये क्या है? ये 5 ओम प्रतिरोध का तार है, 5 ओम प्रतिरोध का तार है। बताया गया है इसको 5 बराबर टुकड़ों में काटना है। अच्छा देखिए, 5 बराबर टुकड़ों में कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर पहला टुकड़ा काट दिया, और यहाँ से दूसरा काट दिया, यहाँ से तीसरा काट दिया। देखो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 और 5 टुकड़े हो गए। अच्छा देखिए, 5 पूरा कितना है? 5 है, और बराबर इसको 5 बराबर भागों में काटोगे तो यानी सबको 1-1 पड़ेगा। एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये, एक और एक, यानी सबको 1-1 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे कि 5 है पूरा और 5 लोगों में बांटना है, तो 5 बराबर 5 एकम 5, यानी 1 ओम जो है सबको पड़ेगा, यानी प्रत्येक तार का प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन D है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अच्छा, विद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। तो इसका जो ऑप्शन B है वो बिल्कुल सही होगा। याद रखेगा, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, ठीक है, इसका मात्रक वाट होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है? अच्छा, ओम ने क्या नियम दिया था? उन्होंने बताया था जो विभवांतर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, यानी कि B इसका हटा लेंगे तो बराबर R × I हो जाएगा। R एक नियतांक है, तो R बराबर हम देखें तो R बराबर आ जाएगा B/I। ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, तो कहने का मतलब हमें अगर देखें तो इसको आप इधर गुणा करा सकते हैं। देखो इसके बेटे में कुछ तो बन की B से होगी तो आ जाएगा B बराबर I की R से गुणा करो तो I × R। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारा जो नियम आएगा वो B बराबर I × R आएगा। तो इसका जो ऑप्शन C है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो मिल नहीं रहा था कि आप जानते कि R बराबर B/I होता है, लेकिन ये वाला तो ऑप्शन में था ही नहीं। तब हमने क्या किया, इसकी यहाँ से सोल्व करके थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके ले आए यहाँ पर। ठीक है, चलिए
इसका जो सी है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक धातु है, ठीक है, धातु का तार है, इसमें बताया गया है कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगर इसमें धारा का प्रवाह होना है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। किनके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। समझ गए बात को? चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला छठा है, कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कोई एक कण है, वो गतिमान है, यानी गति की अवस्था में है और आवेशित कण, ठीक है, मान लेता हूँ ये प्लस है, तो प्लस है और कौन से कण जो है क्या उत्पन्न करेगा, ये जो है गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। याद रखेगा, एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। कौन? एक गतिमान आवेशित कण। अगला देखिए, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष है, कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। अगर निकट दृष्टि दोष होता तो प्रतिबिंब जो बनता वो रेटिना के आगे बनता। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए किसी की आंख है, ठीक है, आपकी मान लो यार, किसी की मान लो, तो यहाँ पर ये आंख है, ठीक है, इसका ये नेत्र होगा। मान लेता हूँ ये वाला जो है, इसमें कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष है। तो अगर यहाँ पर किरणें आएंगी, ठीक है, ये रेटिना होगा ना, इसका ये नेत्र है, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे अपवर्तन के बाद ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, देखो ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ पर? रेटिना के पीछे, यहाँ पर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बना। अगर निकट दृष्टि दोष होता तो यहाँ पर बन जाता, यानी रेटिना के आगे बनता। तो कौन सा दोष है भैया? दूर दृष्टि दोष है, यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है, रेटिना से पीछे बनेगा। चलिए आगे देखिए, अगला है, कह रहा है कि प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल कौन सा होगा? देखिए प्रोपेनल का फार्मूला होगा C3H6O, ठीक है, याद रखिएगा C3H6O प्रोपेनल का सूत्र होगा। आगे कह रहा है कि धातु है, बताइए B है, Li है, Si है या C है? बताइए इसमें से धातु कौन सी है? देखिए कार्बन, सिलिकॉन, लिथियम, बताइए किसमें से कौन सी धातु है? देखो आ गया लिथियम। क्या आया? लिथियम। हमने आपको बताया था एक धातु पहचानने का तरीका कि जिस शब्द के लास्ट में याउमा यम हो वह एक धातु होगी। समझे बात को? जिस धातु के अंत में यम होगा, जैसे कोई एक शब्द है उसके अंत में याउमा यम आ रहा है तो इसका मतलब वो धातु होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो इसके लास्ट में ना आया, अब ना आया तो अधातु होगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी धातु होती है जिसके लास्ट में यम नहीं आता है, जैसे कि लोहा है, ठीक है, और सोना है, चांदी है, सिल्वर है, इनके जो है लास्ट में यम नहीं आता। बाकी नॉर्मली हर एक ज़्यादातर क्या होता है, यम ही आता है। तो इससे पहचान जाइए कि अगर यम है, ठीक है, यम है किसी शब्द के अंत में तो धातु होगी वो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डॉट 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 दिया गया है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। देखो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कौन करेगा? जिंक करेगा। याद रखिएगा, अगर अम्ल से, यानी अम्ल मान लेता हूँ HCl है, ठीक है, इससे अगर मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन गैस जो है, क्या कह रहा है, अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। अच्छा ये अम्ल है हमारे पास, इससे अगर हाइड्रोजन गैस बनानी होगी तो जिंक का जो है उपयोग किया जाएगा। यानी अम्ल से अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है तो जिंक का प्रयोग करो, तो यहाँ पर जिंक आ जाएगा। जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। आगे देखिए, कह रहा है कि व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। अच्छा, व्यंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम व्यंजक चूर्ण। देखो व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, यानी इस पर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया कराओ तो कौन सी गैस निकलेगी? देखो इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा CaSO4 कर दो, CaSO4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पर H2O प्लस Cl2, ये इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो गैस क्लोरीन, क्या है ये क्लोरीन है, तो कहने का मतलब हमारे पास जो Cl2 गैस है यानी क्लोरीन गैस है वो क्या होगी? निकल जाएगी।
समझ गए। तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, यानी Cl2 निकलेगी। आगे देखिए कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। अच्छा, अम्ल से हाइड्रोजन अगर हटाने वाली कौन सी धातु है, जिंक है। कौन सी है, जिंक है। समझ गए। चलिए आगे देखिए अगला है, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कौन सी धातु नहीं करती, कापर नहीं करती है। कौन सी नहीं करती है, कापर नहीं करती है। ठीक है, अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कापर नहीं करती है। देखिए अगला देखिए, अब यहाँ से बायोलॉजी के स्टार्ट हो जाते हैं। बायोलॉजी में देखिए कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है, 46। आगे देखिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्र वाहिका जो होता है ना, शुक्र वाहिका, ये मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है, शुक्र वाहिका। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीज कौन है, जो शुद्ध गोल बीज, बिल्कुल बीज जो है वो गोल होंगे, कौन प्रकट करेगा, आरआरआर। कौन, आरआरआर। यहाँ पर देखिए, अब ये रोल्स रॉयस मत समझ लेना, कार नहीं समझनी है, ये है। ठीक है, ये है आपका है, बताया गया है कि कौन सा जीन प्रारूप, ये हमारा ये वाला जीन प्रारूप, ये जीन प्रारूप जो होगा वो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करेगा। ठीक है, ये प्रारूप, ये जीन प्रारूप जो है शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करेगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण क्या है। ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण क्या है, इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। बोलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के कारण ही ओजोन का अपघटन हो जाता है। अब कोई पूछे कि आपसे ओजोन का अपघटन क्यों होता है, तो ओजोन का अपघटन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। 17वां रह गया, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, देखिए जाइलम का होता है कार्य जल का संवहन करना। जल का संवहन करना किसका कार्य होता है, जाइलम का। जाइलम का कार्य जल का संवहन करना। आगे देखिए, पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के होते हैं 4 भाग। सभी को पता है पुष्प के 4 भाग होते हैं। अगला देखिए, मेंडल ने अपनी अनुवांशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए। उन्होंने किए मटर पर। उन्होंने अपने जो है अनुवांशिकता के प्रयोग मटर के पौधे पर किया, जिसमें उन्होंने 3 नियम दिए। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि मेंडल के नियम आपको याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, मेंडल के नियम से संबंधित क्वेश्चन 101% आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब हमारे जो है इसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। और जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होते तो मेरे अंदर जो है कि खुशी आ जाती है, मुझे बहुत खुशी अंदर से होती है जब मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करना। अब लेकिन अच्छा कब लगता है, अच्छा जब लगता है ना जब आपको आता होगा, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसे ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, पहला जो न्यूमेरिकल है उसे देखिए। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, वस्तु को कहाँ पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। यानी कि हमारे पास एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 30 दे दी गई है। हमें बताया गया कि वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, देखो इसमें कौन सा लेंस है भैया, अवतल लेंस है। ठीक है, आगे देखिए दिया है, पहले लिखो दिया है, क्या क्या दिया गया है उसको समझो। पहले हमें दिया है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी फोकस दूरी को भैया एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस है तो आपको यू बी एफ माइनस में लेने हैं, तो ये वाला माइनस में लेना है। एफ माइनस में, यू होता वो भी माइनस में, बी होता वो भी माइनस में, अवतल लेंस में माइनस। और उत्तल लेंस होता तो खाली यू माइनस में लेते, बाकी सब पॉजिटिव। चलिए, हमसे बताया गया है कि वस्तु को कहाँ पर रखें, यानी वस्तु की स्थिति पूछी गई है हमसे। देखो वस्तु की स्थिति ये हमसे पूछी गई है। अच्छा वस्तु की स्थिति यानी यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, आगे बोला गया है कि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब कहाँ है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 20 सेंटीमीटर है। तो लिख दो यहाँ पर तथा प्रतिबिंब की
स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v कितनी है 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेमी। और आपको बताया मैंने माइनस में लेना है UVF, तो माइनस में ले लो। ठीक है, हमसे बोला गया है U निकालना है। अच्छा लेंस है ना, लेंस, तो लेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो दिमाग से। देखो लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र से, अच्छा लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चे, देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, गला मेरा थोड़ा बैठ गया है, जो है बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, सो उसके लिए थोड़ा जो है बैकग्राउंड वैसा आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए लेंस के लिए सूत्र ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए यहाँ से हमें f कितना दिया गया 30, माइनस नीचे नहीं लिखना है, याद रखिएगा ऊपर लिखा जाता है माइनस, क्योंकि गुणा में होता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है। 1/b, अच्छा b देखो ये माइनस है तो माइनस पहले तो ऊपर रख लो और 20 को नीचे रखो और ये माइनस 1/u। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन इसका कीजिए, इसको जो है माइनस 1/u को जो है बाहर निकाल लो, बराबर अपने पास है माइनस का 1/30, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/20 हो जाएगा। सोल्व करना तो आता ही होगा आपको, 20 की गुणा करा दीजिए हो जाएगा 20, 30 एकम 30, आमने सामने कराएंगे तो 3 दूना 6, 600। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1/u, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 30 से 20 गया बचा 10, नीचे हमारा 600 है, 0 से 0 कट जाएगा तो u की 1 से होगी जाएगा ये u, और 60 एकम 60 माइनस का। ठीक है, तो जो वस्तु की स्थिति होगी यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए 7 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। लिख दो यहाँ पर अतः वस्तु को लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए अगला थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर में है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। देखो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि निकट की वस्तुएं दिखाती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे क्या है निकट दृष्टि दोष है, तो उसे निकट की यानी पास की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होता तो दूर की दिखाती पास की नहीं दिखाती। ठीक है, देखो निकट दृष्टि दोष आप समझ गए, निकट की दिखाती हैं दूर की वस्तु नहीं दिखाती हैं, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आगे हमसे बोला गया निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो उसका निवारण कैसे करोगे। मान लो मोहन है, मोहन को निकट दृष्टि दोष है, तो उसका निवारण कैसे कर सकता है वो, तो वो जाएगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर पता है क्या करेंगे, चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे हाँ इसे निकट दृष्टि दोष है। अच्छा निकट दृष्टि दोष है तो इसके लिए जो है अवतल लेंस का जो है चश्मा बना देता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। समझ गए बात को। अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगाना पड़ता है, उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। समझ गए। चलिए अगला देखिए, अगला जो दूसरा ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल है वो देख लो। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक तो सभी को पता है ओम है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम है। आगे देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है कि यल लंबाई तथा ए मोटाई, यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। अच्छा एक तार है जिसकी लंबाई यल है, इसकी मोटाई ए है, उसका प्रतिरोध 10 है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आसान वैसे तो क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चों के डाउट रह जाते हैं, लेकिन आज कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, देखो एक तार है यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक तार बना लेता हूँ, चित्र से समझेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो। देखो एक क्या है हमारे पास तार है। अच्छा तार की लंबाई कितनी है भैया, तार की लंबाई है L, कितनी है L है। और इसकी जो मोटाई यहाँ से ना, इसकी जो मोटाई कितनी है, इसकी ये कितना मोटा है, ये मोटा है A, मोटाई A है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है, देखो इसका जो प्रतिरोध है वो हमें दिया गया है 10 ओम। ठीक है, अब इसी से जो है क्या करते हैं, इसी पदार्थ का मान लीजिए लोहे का बना है तो लोहे का ही एक तार और बनाते हैं, इसी का जो है एक और तार बनाया मैंने ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक तार और बनाया इसी पदार्थ का, तो इसी पदार्थ का बनाया और इसकी लेकिन लंबाई मैंने चेक करी तो आई है, इसकी जो लंबाई आई है
वो आई है L/3, यानी कि इसको 3 से भाग दे करके पता चल जाएगी। तो L/3 इसकी लंबाई है, ठीक है, ये L/3 लंबाई है। और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है 3a, यानी कि इसकी मोटाई का तिगुना 3a, समझ गए। और हमसे बोला गया इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। प्रतिरोध क्या होगा, देखो इसको हमको निकालना है। सबसे पहले देखो सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर मान लेता हूँ जो प्रतिरोध है वो R है, माना प्रतिरोध, माना तार का प्रतिरोध बराबर R, ठीक, मैंने R मान लिया। चलिए देखिए सबसे पहले हम इस पर चलते हैं, इसका जो है प्रतिरोध इसमें लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये हमारा जो है A है, इसका मान लेता हूँ R1 है। ऐसे कर लो यहाँ पर, माना पहले तार का प्रतिरोध R1 तथा ये दूसरा तार है, दूसरे तार का मान लो, दूसरे तार का प्रतिरोध बराबर R2, ठीक है। इसका मैंने R1 मान लिया और इसका R1 माना और इसका मैंने R2 मान लिया प्रतिरोध, ठीक है। चलिए देखिए अब हम R2 हमारा जो है अल्टीमेट टारगेट हमारा यही होगा कि हम R2 को निकाल लें। देखो R2 कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम इस पर चलते हैं, ठीक है। देखो R का एक फार्मूला सोचो जो L और A में हो, L यानी लंबाई और A में हो। तो आप जानते हैं R बराबर एक फार्मूला होता है रो इंटू L/A, ये फार्मूला आप जानते हैं। ये रो का साइन होता है, ठीक है, ये रो है। तो R बराबर होता है रो इंटू L/A, रो प्रतिरोधकता होती है। ये R बराबर फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे फार्मूला ये वाला, फिर इसके बाद इस पर लगाएंगे, इसके बाद इस पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले इस पर देखते हैं। देखिए इसके लिए मैं R1 मान लेता हूँ, पहले तार है ना, तो पहले तार का R1 और उसके बाद दूसरे तार के लिए R2 कर देंगे। देखो R1 हमें कितना दिया गया बेटा, 10 दिया गया है, तो यहाँ पर रख दो 10। ये रो है इनटू L, इसका L जो है L ही दिया गया है और जो A है, जो मोटाई है वो मोटाई A ही दी गई है, देख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से पहले तो क्या करो, यहाँ से रो का मान निकाल लो। किसका मान निकालो, रो का। तो यहाँ से अगर आप ऐसे कर लो, सबसे पहले देखो समझो, इसकी जो है ऊपर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा रो इंटू L/A, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। देखो यहाँ पर इसकी गुणा इससे करा दीजिए तो हो जाएगा रो इंटू L, इसकी इधर करा देंगे हो जाएगा 10A। यहाँ से मैं रो का मान निकाल लेता हूँ तो हो जाएगा 10A/L, क्योंकि गुणा में इधर आएगा बटे में आ जाएगा। देख लीजिए कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ गया। मान लेता हूँ समीकरण पहली है, ये मैंने क्या किया, रो का मान निकाला, ये रो है ना, इसका मान निकाल लिया। अब हम दूसरे तार पर चलते हैं, इसका जो है प्रतिरोध अब हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए अब आगे हो गया है, ठीक है, आंसर आ गया। देखिए लिख दो, आता है R2 बराबर, फार्मूला वही रहेगा बेटा, फार्मूला यही है, रो इंटू L/A। R2 हमें निकालना है, रो का मान देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। इसमें क्या है देखिए, रो का मान हम यहाँ पर इस रो की जगह पर हम ये रख देंगे 10A/L, ठीक है। L देखो L जो है इसकी लंबाई हमें दी गई है L/3, कितनी दी गई है, L/3। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे L/3 बटा आधार, इस आधार नहीं यार, ये मोटाई है, तो मोटाई कितनी है इसकी, 3A है। तो यहाँ पर लिख दो 3A, इसकी जगह पर इतना, इसकी जगह पर इतना। अब देखो यहाँ पर सोल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही आसान है, क्या है 10A/L इंटू 3 की जो है, देखो ऊपर तो भिन्न है नीचे भिन्न नहीं, तो इसकी यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ऊपर इससे गुणा हो जाएगी और इसकी इधर करा देंगे गुणा। तो 1 की L से होगी तो हो जाएगा L/3 की इससे होगी तो 3 × 9A, ये L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा। अतः R2 बराबर आ गया हमारे पास 10/9 ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर आएगा, देख लीजिए। तो लिख दीजिए अतः, ठीक है, अतः नए तार का प्रतिरोध या दूसरे तार का प्रतिरोध 10/9 ओम होगा, आंसर। समझ गए बात को, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा 10/9, इसका 10 था तो इसका 10/9 होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से जो ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है
वो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रूव करने के लिए पूरा का पूरा जो है यहाँ पर देखिए संयोजन क्रम में, देखिए संयोजन क्रम में क्या होता है, संयोजन क्रम में नहीं बोला गया, सॉरी, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अगर अच्छा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे पास जो प्रतिरोध आता है वो RS बराबर होता है R1, कितने प्रतिरोध हैं यहाँ पर, कितने भी हो सकते हैं यार, तो R2 + R3, मतलब इस तरीके से हम निकालते हैं। देखिए इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, एक नई इसी पर जो है स्पेशली वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध बताए गए थे, 3 प्रतिरोध, तो तीनों प्रतिरोधों को मैंने इस तरीके से जो है जोड़ दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा आंसर आएगा, लेकिन ये भी आंसर नहीं है, इसमें बताया गया था निकालना है, ठीक है, सूत्र को ज्ञात करना है। ये सूत्र वैसे तो श्रेणी क्रम में यही तो होता है ना सूत्र, बाकी इसको ज्ञात करना है। इस पर जो है एक नई वीडियो, बढ़िया सी वीडियो जो है बनाऊंगा अलग से, जिसमें आपको समझ में आए पूरी तरीके से, ठीक है। उस पर भी वीडियो आ जाएगी जल्दी, उसकी पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।